नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कार्ड खेल रहे हैं, वो हर कार्ड फिलहाल उल्टा पड़ता या कहीं ना कहीं गले पड़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर में तो कल नाम निर्देशन पत्र, जो पहले फेज की 24 सीटें हैं, उसके लिए अंतिम तारीख है। और कल ही रविवार को प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में टिकटों के वितरण को लेकर बैठक हुई थी और आज टिकटों की एक पहली खेप तीनों फेज के लिए जो जम्मू कश्मीर में होना है, 44 कैंडिडेट की घोषित की गई। और करीब 3.5 दशक से ज्यादा के जर्नलिज्म के दौर में मैं कर चुका हूं इतना जर्नलिज्म, और बहुत सारे लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव कवर अप किए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी को पूरी की पूरी अपनी सूची वापस लेना पड़ी हो। वो जो सूची घोषित हुई उसके इतना बवाल हुआ, इस कदर बवाल हुआ कि बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। और वैसे हम देख रहे हैं लगातार, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब हो, बार बार बहुत सारे मसले मुद्दों पर उन्हें बैकफुट पर आना पड़ रहा है। और जो ये सूची को लेकर जो बवाल मचा है जब जम्मू कश्मीर की, उसमें यह भी निकल कर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये झगड़ा, ये लड़ाई आरएसएस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है, उसमें वो भी कहीं ना कहीं शामिल है। और जो कुछ हुआ है आज, उसने कह सकते हैं कि चुनाव का जो एक फाइनल जो स्पेल शुरू होता है, उसके पहले ही पूरा का पूरा खेल खराब कर दिएगा। और हरियाणा में भी हालात इतर नहीं है, हालात वहां भी बदतर हैं, बुरे हैं। और वहां भी देखते हुए या जो बातें हो रही हैं, निकल रहा है, उसके बाद ये भी लग रहा है कि जैसे होता है, कहावत है कि जब बुरा वक्त हो तो साया भी साथ छोड़ दिया करता है, वैसी कुछ स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव की तारीख है, उसे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समझ कहीं पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो राजीव कुमार जी जो मुखिया हैं, जो कैलेंडर सामने रखकर चुनाव की पूरी तारीखों को सुनिश्चित करते हैं, वो बताते हैं वो। और क्यों नहीं महाराष्ट्र में चुनाव अभी करा पाए, क्यों टालना पड़े, उसमें उन्होंने कहा तीज और त्योहार तमाम। तो इसमें भी यही निकला है कि यहाँ जो स्थितियां हैं, वो कहीं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, राहुल गांधी जिस तरीके से आक्रामक हैं, और जो दिख रहा है आने वाला वक्त क्या कुछ करवट देश की राजनीति ले सकती है, तो उसके तहत कहीं बदल तो नहीं रहा है, बदल तो नहीं जा रहा है। तमाम स्थितियां, तमाम बातों, तमाम जो सवाल हैं, बवाल है, इन सब पर बातचीत करने के लिए हम अपनी जो नियमित बहस है करते हैं, उसके लिए चलेंगे खास पैनल के पास। मैं आग्रह करूंगा हमारे पैनल से कि हमारे जो आज के मेहमान हैं उनको जोड़ दिया जाए। जुड़ गए हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, रविंद्र सिंह शवरान जी हैं, और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी हैं। हमारे साथ और भी मेहमान, अभी हमारे साथी सहयोगी गुजरात से मयूर जानी जी जुड़ेंगे, क्योंकि वहां बताया है उन्होंने कि बहुत ज्यादा कठिनाई बारिश के कारण, जो बिजली की आंख में चौली है, बहुत परेशान किए हुए है, बहुत परेशान है वो। बिजली ने हलाकान किया हुआ है लोगों का जनजीवन, पानी और बिजली दोनों ने अस्त व्यस्त किया हुआ है। वो साहेब का खुद का गृह राज्य है, अमित शाह जी का गृह राज्य है, विकास की बहुत सारी बातें होती, लेकिन कठिनाइयां बहुत है। तो संभावना यही कि वो जुड़ेंगे। मैं शुरुआत यहाँ करना चाहूंगा अरुण दीक्षित साहब से। पैनल का मैं जो हमारा दर्शक वर्ग है वो जानता है, भिज्ञ है, और मैं पहले अपने दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा, और हमारे जो पैनलिस्ट हैं आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। अरुण जी, शुरुआत यही कि जो कुछ हुआ, मैंने कहा कि हमने नहीं देखा 3.5 दशक से ज्यादा के समय में जर्नलिज्म में कि बीजेपी इतनी बुरी तरह से जो एक निरीहता के दौर से गुजर रही है, मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, और कहीं ना कहीं जो वर्चस्व की लड़ाई है अब सतह पर है। कितना नुकसान, कितनी कठिनाइयां बीजेपी की और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्या मुश्किलें पैदा होने वाली। पहली प्रतिक्रिया आपकी अरुण जी। संजीव जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि कलई उतर गई है। मैं एक अनुमति चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, मैं एक वीडियो भी दिखाऊं अपने दर्शकों को, कश्मीर से जुड़ा है पूरा का पूरा, क्षमा चाहते हुए। वो एक क्या आज हुआ टिकटों के जो घोषित हुई थी सूची, उसके बाद एक थोड़ा लंबा वीडियो हम देखते हैं और सुनते हैं लोगों को,
फिर मैं आपसे शुरुआत करूंगा। यही सवाल मेरा होगा जो मैंने आपसे किया। यही पार्टी है हिंदुओं को बिठाएगी, यही पार्टी है, यही पार्टी है। बताइए कितने लोग से हैं? एक बार आपने देखा कांग्रेस खत्म की, ये जो बंदा है गद्दार है, ये देशद्रोही है, इसको क्या पता पार्टी क्या होती है। देखिए हमारी पार्टी के अंदर हमारा एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को 40 साल दिए, उसने 40 साल दिए पार्टी के अंदर, और 40 साल देने के बाद में एक आस थी कि पार्टी इनको टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने भी गद्दारी की। हम बीजेपी से शुरू से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज पता लगा कि बीजेपी भी गद्दार है, बीजेपी पार्टी सही नहीं है, ये भी हेराफेरी करती है। आज पता चला, आज हमें पता चला। लेके जाएंगे वोटरों के सामने, जिनको हम बोलते थे कि हमारा कैंडिडेट कौन है, जिनके लिए हमने वोट मांगा, 22,000 लीड के साथ हमने एमपी को जितवाया। किसके दम पे जितवाया? ओमी खजूरिया के दम पे जितवाया। और आज पार्टी उसी ओमी खजूरिया की टिकट काट के किसी और को सम से उड़ा के जहाँ टिकट देगी जम्मू नॉर्थ में, यह बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। जो टिकट दी गई है वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। पार्टी ने किसको पूछा? कार्यकर्ता को पूछना चाहिए। हम कार्यकर्ता ने वोट दिए, जबकि 95% वोट ओमी खजूरिया को गया। पार्टी ने हमें पूछ के वोट लिया, उसके बाद पार्टी कैसे डिसीजन ले सकती है? पार्टी कौन होती है डिसीजन लेने वाली? वोट मांगते कार्यकर्ता, काम करते कार्यकर्ता। पार्टी कहाँ दिल्ली में बैठ के काम करेगी? नहीं चलेगा ये हमारे जम्मू में, तानाशाही नहीं चलने देंगे। धरने में बैठेंगे पार्टी के खिलाफ। जब तक पार्टी ओमी खजूरिया का टिकट नहीं देती, हम बैठने वाले नहीं है। ओमी खजूरिया, ओमी खजूरिया, ओमी खजूरिया, ओमी खजूरिया, ओमी खजूरिया। काफी ज्यादा गुस्सा जो है इस वक्त यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग यहाँ पर पहुंचे और काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो टिकट्स दी हैं ये नकली टिकट्स हैं। हेलो हेलो, देश के प्रधानमंत्री गुस्सा करेंगे, गलत कर रहे हैं, 40,000 किसी और को दे देंगे। ये बताए अरुण जी, ये हालात थे वहां। जो है आपने सुना होगा, बहुत सारी और भी बातें हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये टिकट गलत बटे हैं, नकली लोगों को टिकट दिए गए हैं, टिकटों में हेरफेर के आरोप लगा रहे हैं, दिल्ली की दादागिरी तानाशाही की तमाम बातें कर रहे हैं। तो जो मेरा सवाल था वहीं से शुरुआत पुनः मैं करूंगा। आपकी बात अरुण जी। संजीव जी, पहला तो ये है कि वो हम लोग गांव में बर्तनों पे कलई कराते थे और फिर कभी कुछ ऐसा होता तो कहते थे अब इसकी कलई उतर गई। तो पहली चीज तो अविनाशी जी की कलई उतर गई। और दूसरी चीज जो है, अगर आप वो भगवा पट्टा हटा देते तो और किसी को कहते तो वो कहता है कांग्रेस का दफ्तर है। तो अब 11 साल में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कांग्रेस बना दिया पूरी तरह से, और इसका प्रमाण जो है हमने देखा पूरी तरह से। अब कांग्रेस युक्त बीजेपी है, कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हो पाया, कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। इसको आप किसी भी राज्य में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में जहां अभी मैं बैठा हूं, वहां 32 में से 8 कांग्रेसी मिनिस्टर हैं सरकार में। तो ये जो परिस्थिति आई, बड़ी मेहनत की है, 10 साल 24 घंटे एक दिन छुट्टी नहीं ली नरेंद्र मोदी जी की। इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए, और मयूर भाई करेंगे भी, कि 10-11 साल में उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी में पूरी तरह से समाहित कर लिया है। पहली बार लोग बोले हैं, इससे पहले इस तरह का दृश्य आपको देखने को नहीं मिला। कभी कभी लोग नाराज होते थे, मध्य प्रदेश में पहले भी हुआ है और राज्यों में हुआ है, लेकिन जो किया है, दरअसल क्या है, गंभीर बात यह है कि मोदी जी और अमित शाह जी ने जब 2014 में आए, तो जब 14 में गुजरात से जब वो चले, तो सबसे पहले गुजरात को उन्होंने अपनी जेब में रखा।
सबसे पहले आनंदीबेन पटेल बनी, जबकि पूरे नाम थे उन नेताओं के, मयूर भाई बताएंगे कि उस पर कौन बड़े बड़े नेता थे। उसके बाद आए तो फिर रूपाणी जी आए, फिर भूपेंद्र पटेल आए, ये प्रयोग उन्होंने किया। फिर उस प्रयोग को लेके वो मध्य प्रदेश आए, राजस्थान, जहां जहां उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए वो। और पूरी पार्टी में अगर आज जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष बने हुए हैं, उसके बाद के पदाधिकारियों के नाम मुझे तो नहीं याद आ रहे, क्योंकि एक नाम याद आता है और वही नाम चलता है कि जो अमित शाह ने कह दिया वो होगा। जानकारी ये है कि ये लिस्ट भी जो 44 की बनी और वापस ली गई, वो जो है वो अमित शाह जी ने बनाई थी। और ठीक वैसे ही किया गया था जैसे कांग्रेस में होता था कि आखिर में किसका थैला बड़ा, उसका टिकट पहले। तो वो सब हुआ है, ये बातें बीजेपी के लोगों से उभर के आई हैं। तो ये जो परिस्थिति बनाई है मोदी जी ने, एक तरफ 2024 में उनके साथ जो हुआ है कि वो जो 400 पार का नारा वो 169 पे आ गया, 240 में से 71 तो वो कांग्रेसी और अन्य दलों के लोग हैं। बिल्कुल मनमानी करते हुए पार्टी को, वो पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी थी, वो पार्टी जो अनुशासन से चलती थी, वो पार्टी जिसके अपने सिद्धांत थे, जिस पार्टी की मिसाल दी जाती थी, उस पार्टी में पूरा जो है वो जिसको कहते हैं कि एक ऐसी चीज, ऐसा मिक्सचर उसमें बना दिया गया, कंपोस्ट बना दिया है पार्टी को, पूरा सब मिल गए हैं सब आके। अब उसके बाद जो निकला है वो हम और आप देख रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में आप समझिए, कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से, पिछली बार जड़ें जमाने के लिए इन्होंने, अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के समझौते पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार इन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि इनकी जड़ें जम जाएं, सरकार में शामिल हो जाएं। उसके बाद इन्होंने राज्य में डिलिमिटेशन भी इसी हिसाब से कराया, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें आई हैं, एग्जैक्ट उनकी संख्या मुझे नहीं अभी याद है, लेकिन ये हुआ है कि बीजेपी के चांसेस जम्मू रीजन में बढ़ गए। तो जैसे ही चांसेस बढ़े, वैसे ही कांग्रेस का जो डीएनए इन्होंने अडॉप्ट किया है वो सामने आ गया। अब जिस तरह की भाषा लोग बोल रहे हैं, ये कांग्रेस के दफ्तरों में बोली जाती थी, या फिर नीतीश कुमार के लोग बोलते थे, या फिर जो है साउथ में भी अलग अलग गुट हुए। तो ये जो है मोदी जी को सब तरह के अनुभव चाहिए थे। कैसे कांग्रेस ने देश को खत्म किया, तो वो कैसे कांग्रेस जी, ये उनके कहने, उनके डायलॉग है, बर्बाद कर दिया, सब कर दिया। तो उसने तो 75 साल में किया, 65 साल में। आपने 10 साल में पूरे देश और पार्टी दोनों को शून्य पे ला खड़ा किया। अब एक और चीज पता लगी है, क्योंकि जो फैसला मोदी के सामने हुआ, तो क्या मोदी को यह पता नहीं था कि किसको टिकट दिए जा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह तो जम्मू से और पीएमओ में ही है, इतने साल से, 10 साल से उनके साथ है, सबसे करीबी है वो। ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वही बात है जो वो व्यक्ति कह रहा था, टिकट बेचे किसने, किसकी पार्टी? 40 साल से जो आदमी आपके साथ खड़ा है, जिसने आतंकवाद झेला, जिसने मार खाई, जम्मू कश्मीर में दोयम दर्जे के नागरिक की तरह जम्मू के लोग रहे, वो जब ये कह रहे हैं तो फिर आपकी हिम्मत बाकी घाटी में तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए। आज भी जो है आप कर रहे हैं, आप लगातार बात कर रहे थे, जब स्थानीय लोगों को, उनके नेताओं को आप विश्वास में नहीं ले पाए, उन्हें टिकट नहीं दे पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी कुछ और है। आप उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनको आप पसंद कर रहे हैं, जनता की परवाह आपको नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो हर बार कुछ शेर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उनने पहले से कार्यक्रम दे दिया होगा। ये पता करने की बात है कि उन्होंने क्या क्या हो। ये भी हो सकता है कि लिस्ट भी उन्होंने बनवा दी हो। मोदी जी इतनी जल्दी, भाई सबसे ज्यादा भरोसा किस पे कर रहे हैं? वो आज की तारीख में अपने कार्यकर्ताओं पर नहीं, अमित शाह से ज्यादा भरोसा राजीव कुमार पे कर रहे हैं। और अगर राजीव कुमार नहीं होते तो ये 240 का आंकड़ा भी 160 पर ही होता है, 160-70 पे। अब सबसे बड़ी समस्या, अब मोदी जी किसको दोष देंगे? क्या राजनाथ का इलाका नहीं है, गडकरी का इलाका नहीं है, गुजरात वाले पाटिल साहब का भी इलाका नहीं है? इलाका तो जो है वो जितेंद्र सिंह का है, और वो सबसे करीब उनके हैं। और एक और चीज यह है कि संघ को शून्य करने की कोशिश इन्होंने की थी, क्योंकि काम तो संघ कर रहा था जम्मू कश्मीर में।
वर्षों से कर रहा था। बीजेपी तो बाद में पहुंची है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो वहां काम कर रहे हैं, मित्र हैं, तो हमारे हम नाम हैं जो वो काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने संघ को हाशिए पे, खूंटी पे टांग दिया। संघ ने आपको मैदान में धूल चटा दी। अब ये जो आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, क्या कल तक किसी ने ये सोचा था कि 24 घंटे के भीतर बीजेपी में वो सब होगा जो कांग्रेस में हुआ करता था? बिल्कुल बिल्कुल। आज आज मैं बधाई देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस को आत्मसात किया और बीजेपी को कांग्रेस बना दिया है। अब जो पहले होता था ना कि थैले के साथ टिकट चलते हैं, अब कांग्रेस में तो लोग लेने वाले नहीं बचे, लेकिन बीजेपी में थैले जरूर चल रहे हैं। और ये जो चीज है ये बहुत दूर तक जाएगी और इसका खामियाजा कोई कुछ भी कर ले। अब हो सकता है ईवीएम और उसका खेल हो जाए, वरना जिन राज्यों में चुनाव होना है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, सब जगह यही होने वाला है। मोदी जी जिंदाबाद इसी तरह से होंगे जैसे इसमें वीडियो में दिखाया आपने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अरुण जी दोबारा भी आपके साथ लौटता हूँ, और मैं रवीन जी और मीनू जी से क्षमा चाहता हूँ। मैं पहले जाऊंगा मयूर भाई के पास, क्योंकि मयूर भाई जिस बिजली के संकट से जूझ रहे हैं, कभी बिजली चली जाए उसके पहले उनकी कम से कम एक टिप्पणी मिले, और मैं चाहूंगा कि बिजली बनी रहे, ताकि जो मयूर जी हमारे साथ अंत तक बने रहे, ताकि उनकी अच्छी टिप्पणी हमको मिले। मयूर सर, कैसे देखिएगा ये जो पूरा का पूरा निकला यही है कि संघ वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है वो सतह पर आ गई है। राम माधव जी वहां कुछ और चाहते थे, अमित भाई कुछ और चाहते थे। आपसे बेहतर अमित भाई को कोई नहीं जानता है। उन्होंने वो सूची जो पटक दी, और वही सब कहीं ना कहीं इनकी पटकनी की वजह बन गई है। क्या आप प्रतिक्रिया दीजिएगा? क्या आप पीछे की कहानी समझिएगा, कहिएगा, क्या बताइएगा मयूर भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सभी को नमस्कार। आप जो पैनल में सब है सबको नमस्कार, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार। ये आपने सही बताया कि वो बिजली का संकट लगातार जो है सर पे है, कभी भी चली जा सकती है। तो जितना बोल पाएंगे उतना बोल पाएंगे, कोशिश करें। चलेगा। तो ये है मामला पूरा संजीव भाई, और हमारे दर्शक भी जान ले और हमारे सब मेहमान भी जान ले कि एक चीज का जो हमको पता चला है वो ये है कि संघ जो है वो अब अपनी सुपरमसी जो है, सुपरीमसी मतलब कि अपना वर्चस्व, बिल्कुल वो अब इस दौर में, इस वक्त जबकि यूक्रेन जाकर हमारे महाअवतारी पुरुष की बहुत बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, और उनकी नहीं हुई, पूरे देश की हुई। जी। उसके बाद संघ जो है काफी उस मामले में काफी वो है कि अब भाई आप अब छोड़ दो, हम देखेंगे। यस। तो ये हो रहा है, ये मेरी जानकारी है। अब ये मेरी जानकारी के मामले में बात कर रहा हूँ सर। और ये लोग छोड़ना नहीं चाहते कि नहीं, अभी भी हम देख लेंगे, अभी हम विश्व गुरु हैं, अभी भी हम जो हैं वो मतलब हमारा लोहा सब मानता है, और संघ इससे अब जो है ताल्लुकात नहीं रखता। अभी से जो है मतलब पिछले मतलब कल से बात करें अगर फॉर एग्जांपल मेरी समझ के हिसाब से सर, तो कल से जो है अलग सी जंग शुरू हुई है संघ और बीजेपी के बीच में। और बीजेपी क्या मतलब वही है, बीजेपी तो कुछ नहीं है, मतलब यही है, अमित शाह साहब है और मोदी साहब है। बिल्कुल। और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके जो है संघ उनके साथ रहें, और संघ उस मूड में मुझे अभी दिख नहीं रहा है। अरुण जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं, रविंद्र भाई भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मीनू जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, इनके भी अपने सोर्सेस होंगे ही होंगे, बिल्कुल। वो भी उनको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलती होंगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो मुझे तो मिल रही हो तो ये है। तो मुझे जो लग रहा है ना संजीव भाई वो ये है कि ये मामला ज्यादा लंबे दिन तक चलने वाला है नहीं। मुझे जो लगता है वो ये है कि ये 1-1.5 महीने का मामला है पूरा, या 2 महीने का मैक्सिमम। उसके बाद इस सरकार को कैसे चलना है ये बड़ा संकट हो जाएगा भाई साहब। ये सरकार कैसे चलेगी ये बहुत संकट का मामला हो जाएगा जी। और क्योंकि नरेंद्र भाई जो है काफी फ्लेक्सिबल आदमी है, मैं जानता हूं उनको, लेकिन फिर भी वो कितना फ्लेक्सिबल हो पाएंगे
क्योंकि जातीय जनगणना आप सबने देखा होगा, आज का वो सब देखा होगा आप। जातीय जनगणना को लेकर राहुल और अखिलेश और फिर उसमें चिराग पासवान जुड़ गए। जी और वो जो हल्ला बोल हुआ है वो आज सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। वो जो आगे बढ़ने वाला मामला है वो कुछ अलग है। और आपने वहां किरकिरी करवा के बेइज्जती की बेइज्जती, मतलब बेइज्जती शब्द जो है बहुत कम पड़ता है। मैं तो अपने कल के कार्यक्रम में बोला हुआ है जी जी कि बेइज्जती जो है बड़ा छोटा पड़ जाता है शब्द, अपमान शब्द जो बड़ा छोटा पड़ जाता है। जब जेलेंस्की ये कह देते हैं कि पुतिन से ज्यादा तो हमको लगता है कि मोदी साहब को शांति करवाने की पड़ी हुई है, मतलब पुतिन ये, और पुतिन आप सॉरी ये जेलेंस्की आप समझ लीजिए, जेलेंस्की ईस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा सैटारिस्ट था एक जमाने में, व्यंग करता था वो आदमी, व्यंगकार था, ही वाज अ सैटारिस्ट। और फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट बना है इसका यूक्रेन का। और जब वो बड़े हंसते हुए अंदाज में कहता है कि पुतिन से ज्यादा चिंता प्रधानमंत्री जो आपके हैं, मतलब वो हमारी तरफ इशारा करके इंडियन मीडिया को बोल रहा है, जी जी तो इसका मतलब समझिए आप, मतलब कि इज्जत की, आप मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, मतलब वो कर दिया उसने। आम बोलचाल की भाषा में होते तो हम फालूदा बना दिया, दिल्ली में फालूदा तो फालूदा बना दिया। अरुण जी मैं वो शब्द जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा हल्का शब्द है। जी 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 तो वो आप आपकी बात के वो लिए कर दिया होता है। आपकी बात के लिए, और आप जो कह रहे थे संघ का असर, इसी से समझ लीजिए कि राम माधव की वापसी हुई है जम्मू बिल्कुल कश्मीर में। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ना तो चाहते यहाँ पे हुए राम मामला, माधव को लाए हैं। और ना चाहते हो तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा संजय भाई, इसको समझना पड़ेगा आपको, हम सबको, और हमारे जो दर्शक है सभी जो देख रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ये अब मामला जो है ना वो इतना आसान नहीं रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल आसान नहीं ये जी बहुत परिणाम दर्शी मामला है पूरा। जी इसमें जी कुछ निकलेगा, इसमें कुछ निकलेगा। और ये जो हमारे जो खुद अपने आप को महाअवतार बाबा जी बता चुके हैं, महाअवतार बाबा जी कुछ अलग चीज है, जो हमारे पीछे बैठे हैं वो भी एक है, और ये कुछ अलग है, वो अलग बात है। लेकिन वो जो है ना वो अब नहीं चलेगा, अभी मामला खत्म हो रहा है। और दुनिया भर में, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, आप और दर्शक समझिए प्लीज मेरी बात। जी जी ये आदमी ने इस देश का जो गौरव था उसको, उसकी नाक काट दी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल इस तरह से वो रशिया और चाइना के प्यादा बन के गए हैं यूक्रेन में, और जेलेंस्की ने जो जो कह दिया है ना भाई साहब, वो बड़ी खतरनाक चीज है इस पूरी दुनिया, मतलब जियो पॉलिटिक्स में बड़ी खतरनाक चीज है। उसने कह दिया कि यार पुतिन ना तो आपकी इज्जत करता है, आपके ना प्रधानमंत्री की इज्जत करता है, ना आपके देशवासी को इज्जत करता है, और ये लगे पड़े हुए, मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन के चले। जी ये जी जेलेंस्की ने बोल दिया भाई साहब। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मतलब कि कहीं कुछ बचा नहीं है अभी इस देश में। तो बिल्कुल वो बिल्कुल मेरी बात सुनिएगा ध्यान से थोड़ा। जी जी इस देश में देखिए प्रधानमंत्री का टॉनिक क्या है? टॉनिक ये है कि लोग उनको सुने, वाहवाही करें, तालियां बजाएं और उनके नाम के गुणगान गाएं। अब इस देश में हो नहीं रहा है, तो वो जा रहे हैं बाहर, इंडियन डायस्पोरा जिसमें मैक्सिमम गुजरातीज होते हैं, जी जी उनको वो मिलते हैं, उनसे वो नारे सुनते हैं कि मोदी मोदी वगैरह वगैरह जो भी होता है वो सुनते हैं, उनको वहां से ऑक्सीजन मिलती है, वहां से वापस। अब देश में वो हो नहीं रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल उनको समझ में आ रहा है कि हो नहीं रहा है, उनको वो भी समझ में आ रहा है। तो भाई साहब दो तीन चीजें हमको समझ में आ रही है, वो ये है, एक, या तो मोदी जी मजबूरन जो है मिड टर्म इलेक्शन घोषित करते, जी एक चीज ये। जी दूसरी चीज ये कि वो इंदिरा गांधी वाला रास्ता अपना के घोषित आपातकाल कर सकते हैं। सर मैं संभावना बता रहा हूं इसकी, जी इसमें प्रबल कौन है मैं नहीं कह रहा हूं, मैं संभावना बता रहा हूं। जी 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 और तीसरा ये है कि वो बड़ी इज्जत के साथ अभी भी जो है मौका है, वो पद छोड़ के चले जाए। सर जी सर जी सर जी सर जी तीन चीजें हैं इनके पास, ठीक है। बिल्कुल ये तीनों बिल्कुल से अब कौन सा रास्ता वो लेते हैं हमको नहीं पता,
जी लेकिन जी अभी 3 ही रास्ते बचे, उनके पास और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, आपने सुना, बहुत ऐसी बात कही है मयूर भाई ने कि 3 ही रास्ते अब नजर आते हैं, 3 ही बचे हैं। लेकिन जो पार्टी की जो कह लीजिए भद्द पिट रही है, जिस तरीके से पार्टी को बार बार कटघरे में खड़ा होना पड़ा, यही दो जो नेता हैं, क्योंकि अब तो साफ कहा जाता है कि ये पार्टी जो है अमित शाह और मोदी की बीजेपी है। और जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है, कैसे आप इसको एलाबरेट कीजिएगा मीनू जी? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी। देखिए, अब मयूर जानी जी ने और उससे पहले अरुण दीक्षित साहब ने काफी डिटेल में ये संघ और भाजपा का जो संघर्ष है वो बता दिया है कि अब लड़ाई असलियत है। जैसे हम लोग नूरा कुश्ती समझ रहे थे पहले कि स्थिति वो नहीं है, स्थिति हाथ से निकल चुकी है। देखिए, शुरुआती दौर में जब मोदी आए तो यही था कि बिल्कुल भाई सिंक में चल रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन है आपस में, बहुत बढ़िया ट्यूनिंग है संघ की और मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी प्रचारक भी रहे थे। तो उसमें ये था कि बहुत अच्छा चल रहा है संघ, बहुत अच्छा, चुनाव के टाइम एकदम मशीनरी इनकी एक्शन में आ जाती है और घर घर से लोगों को वोट देने के लिए निकालना, भाजपा के इस मैसेज को घर घर पहुंचाना, वो सब संघ के कार्यकर्ता करते थे काम। लेकिन जो आपने 2040 के, सॉरी, ये जो अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, आपने वहां से रिफ्ट शुरू हुआ था, जब लोगों को अंदाजा लगा था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, यहाँ उत्तराखंड में जब इलेक्शन, जिस दिन मतदान हुआ, पहले फेज में ही हुआ था, तो मेरे पास फोन आने शुरू हो गए कि संघ और भाजपा के कार्यकर्ता गायब हैं। बोले इक्का दुक्का कार्यकर्ता है और निकल ही नहीं रहे हैं घर से। तो मुझे लगा कि ऐसे ही जल्दबाजी में लोग, होता ना विशफुल थिंकिंग, कि ऐसे दे रहे हैं अपनी वो ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे वो बात सही हुई और आपने देखा कि 7 फेजेस में लगातार यही चिंता रही कि कार्यकर्ता घर से नहीं निकल रहा है। तो वही जो जो यहाँ पे लड़ाई हो रही है कि हमने 40 साल सेवा की, हमने 30 साल सेवा की और टिकट किसी और को, तो उसमें बाहर से आए हुए लोगों को तो सबसे ज्यादा, और ज्यादा करके दिक्कत यही है जो पार्टी में असंतोष फैल रहा है कि कांग्रेसिफिकेशन कर दिया आपने, मतलब कांग्रेस युक्त तो कर दिया भाजपा, जो कहा जाता है सोशल मीडिया पे अक्सर कि आपने भाजपा को ही सारे कांग्रेस युक्त कर दिए। तो जो सालों से, मतलब कई तो ऐसे होंगे शायद 50 साल से एड़ियां रगड़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि जो 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदने वाले लोग, जो 500 रुपए में भी तैयार है खरीदने के लिए, और मोदी जी की कहीं भी सच झूठ सबको डिफेंड करते हैं, वो उन लोगों का क्या, उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला। बाहर से आने वाले लोग मलाई चाट गए। अभी देखिए ना, हरियाणा में किरण चौधरी आई बाहर से कांग्रेस से और राज्यसभा ले गई, तो वहां तो ऑलरेडी बहुत सारी लाइन लगे हुए होंगे राज्यसभा के लिए कि अब की बार हमारा नंबर आएगा, लेकिन ले गई किरण चौधरी। तो इसमें असंतोष स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी शाह की नीति यह है कि बाई हुक और बाई क्रुक कुछ भी करना पड़े, उसमें हमें अपनी को जीत हासिल करनी है। उसके लिए कार्यकर्ता नाराज हो या कोई पार्टी में विद्रोह हो, उसकी उनको चिंता नहीं है। आप ये देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में और जो हिमाचल में हुआ था, याद है आपको, कृपाल सिंह, जिसको मोदी जी फोन करके बोल रहे थे बैठ जाओ आप, वापस ले लो अपना नाम, तो वो सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्होंने सोचा था ये तो ऐसा क्या होता है ना कि एक आध इंसिडेंट ऐसा हो जाया करता है, लेकिन अब जो है आक्रोश उबल रहा है, क्योंकि वो लोग जो दरी बिछाने वाले लोग थे वो तो दरी बिछाते रह गए, वो तो पानी पिलाते रह गए लोगों को, लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा है। तो वो चीज जो है इसमें जो सामने आ रही है, जो नाराजगी है कि भाई कार्यकर्ता को तो आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, जो उसमें बड़े नेता हैं जो वो जमाने से लगे हुए हैं, और यही चीज इनके यहाँ चल रही है, हरियाणा में चल रही है, ये यहाँ वापस, ये यहाँ कश्मीर में चल रही है। लिस्ट वापस लेना, कभी सुना आपने बीजेपी लिस्ट वापस ले अनाउंस करने के 2 घंटे? पूरी लिस्ट। हाँ, तो इससे दूसरी चीज और भी दिखाई देती है संजीव जी कि पार्टी बहुत ज्यादा विचलित है, मतलब जो मानसिक रूप से मजबूत हुआ करती थी कि निर्णय ले लिया तो ले लिया, और जो भी लिया जाता होगा इनके यहाँ बहुत सोच समझ के लिया जाता होगा, लेकिन अब जो है कि पार्टी की लिस्ट रिलीज हो गई और उसके बाद वापस ले रहे, जैसे कि कोई नई बनी हुई पार्टी में भी शायद इतना ऑर्गेनाइजेशनल इतना कंफ्यूजन नहीं होता होगा। जो ये है बड़ी शर्म की बात है भाजपा के लिए, मतलब जो चाणक्य साहब लिस्ट रिलीज कर रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं।
तो वो तो उनकी चाणक्यगिरी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया बिल्कुल कि भाई कैसे चाणक्य जो आपको अपना डिसीजन बदलना पड़ रहा है। अब उसमें बहुत सारे कारण है, देखिए चलते चले जा रहे हैं कि एक के बाद एक आप देखें कितने सारे यू टर्न जून के बाद से इन्होंने ले लिए हैं, आप देख रहे हैं ना संसद में। और जी अभी नया ओपीएस का आ गया मुद्दा, मतलब कांग्रेस का ही मुद्दा उठा लिया आपने। आप जो अभी तक कह रहे थे कि ये देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला बात है, ओपीएस को लाना वापस, ठीक है। और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस में राजस्थान की सरकार पहली सरकार थी जिसने कि उसको रेस्टोर किया था, फिर हिमाचल में किया, तेलंगाना में किया, तो उन्होंने किया। लेकिन यहाँ इन ये रेवड़ी करके उसकी मजाक उड़ाते थे, और अब आप फिर वापस उसको चाहे किसी भी तरह से लपेट के, चाशनी में लपेट के, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, ट्वीक करके आप दोबारा लाना तो चाह रहे हैं ना जी जी आप, लेकिन ये यू टर्न ले क्यों रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें कि जो आप एक चीज के ऊपर टिके हुए नहीं है। आप सेक्युलर सिविल कोड, मतलब सेक्युलर वर्ड आपको प्रिय लगने लगा अचानक से, जो आपके लिए गाली थी वो अचानक जी। आपको वो शब्द कैसे आपकी वोकेबलरी में आ गया, आपके शब्द भाषा में कैसे, आप क्यों उसको सम्मानजनक शब्द बना रहे हैं? तो ऐसे ही आप देखेंगे प्रवर समिति को बिल्स दे दिए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड का बिल हो या मतलब जो एक जिस ये सीधा सीधा बताता है कि अंदर बहुत कुछ उठापटक जारी है जिसका कि किसी को खबर नहीं है। ये तो आपको एक छोटी सी वानगी है टिकटों को जी, लेके, मुझे लगता है कि अंदर और ज्यादा घमासान मचा हुआ है जिसकी वजह से इस तरीके की गलतियां हो रही हैं, जो कि कभी इस तरह के इनका होता ही नहीं था। कि बिल्कुल होता था कि डॉट पे बिल्कुल काम, लोग कहते भी थे कि भाई बड़ा अच्छी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़िया है, एकदम जो ले लिया निर्णय वो पक्का, और उस पर अड़िग रहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सब बेलगाम हुए घूम रहे हैं सब लोग, कोई कुछ भी दे देता है। अभी कंगना रनौत का आपने देखा ही है आज क्या बयान दिया है, मतलब हरियाणा पहले ही डूब रहा था इनके लिए, अब तो बिल्कुल ही डूब जाएगा। आप किस तरीके के आउटरेजियस कमेंट दे रहे हैं? मतलब इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर की जो हाई कमांड थी उसकी जो टाइट ग्रिप थी नीचे तक, पूरा ग्राउंड तक, वो पकड़ ढीली पड़ चुकी है। और जो मयूर जानी अभी कह रहे थे कि भाई 3 ही ऑप्शन है कि या तो ये या ये, तो भाई झोला उठा के अब जाए, झोला उठा के जाएंगे या कुछ इंदिरा गांधी जैसा स्टेप लेंगे या खुद को सुधारेंगे, कह नहीं सकते क्या होगा। सुधारने के लिए तो टाइम चला गया है अभी, क्योंकि लोगों ने 10 साल में देख लिया है, आप कहते कुछ है करते कुछ है, और आप एक रंगे सियार है मेरे हिसाब से, सॉरी टू से, कि बिल्कुल आप बिल्कुल अंदर से कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। तो वो अब पब्लिक पहचान चुकी है, अब आपके झांसे में नहीं आएगी पब्लिक। जी बिल्कुल ठीक कह रही, कथनी और करनी है वो बिल्कुल बहुत ओपन अप हो चुकी, पहले भी लोग जानते थे लेकिन अब वो चल नहीं पा रही। रविंद्र सर भी कुछ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ है कठिनाई है। रविंद्र सर जो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त हो तो साया भी साथ छोड़ दिया करता है, छोड़ने लगता है, कुछ वैसे ही हालात अब बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बन गए। हम संघ को देख रहे हैं, संघ बिल्कुल अब बहुत, जो अभी मयूर भाई ने भी कहा या अरुण जी ने भी बीच में कहा था पहले शुरुआत में, कि वो भी अब सख्त हो रहा है कि उसको जो उसका अपना वर्चस्व रहा है या जो उसने पैदा किया हुआ इस पार्टी को है, तो वो अपना रुख और रवैया दिखला रहा है। और बाकी भी जब जो दूसरे भी आपका साथ दिया करते थे, मैंने वो भी जिक्र किया, उस पर आप जरूर रोशनी डालिएगा कि बात हो रही है कि चुनाव की तारीखें बढ़ा दी जाए, कुछ आगे किया जाए। वो याद आ रहा है कि छुट्टियां भी लगातार हैं, त्योहार भी आ रहा है, कैसे भूल गए थे वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और खासकर राजीव कुमार साहब का भूल कैसी हुई इसके बाद अब सुधार के लिए बड़े नाना प्रकार के उपक्रम करने की कोशिश हो रही। सब पर आपकी टिप्पणी रविंद्र जी। जी नमस्कार, और अरुण जी, मीनू जी का आपको भी नमस्कार, दर्शकों को। देखिए सर, सबसे पहले आपने, मीनू जी ने जिक्र किया, मैं उसी बात पे आऊं कि बीजेपी कैसे बाहर से आए लोगों को बड़े बड़े पद देती है। हरियाणा में अभी 5 राज्यसभा सदस्य हैं जो बीजेपी या इंडिपेंडेंट, वो पांचों के पांचों बीजेपी के नहीं हैं, पांचों बाहर के हैं, एक भी व्यक्ति उनमें बीजेपी का नहीं है। उसके बाद 5 लोकसभा के सदस्य जीते, उनमें से 3 कांग्रेस से आए हैं, 1 मंत्री बन गए। अब देखिए, एक खट्टर साहब हैं जो मूल रूप से यहाँ के हैं, और एक दूसरे 2 लोग हैं जो कि मूल रूप से बीजेपी के लोग हैं। 8 में से बीजेपी के हिस्से आया केवल 2, 10 में से 2, 80% लोग बाहर के हैं। दरियां बिछाने का काम बीजेपी वाले हमेशा से करते रहे हैं।
तो और बीजेपी जो है उसका कोई उस तरीके से संगठन हरियाणा में मजबूत नहीं है। आरएसएस के जरूर कुछ लोग रहे और वही लोग हमेशा से आरएसएस की विचारधारा को लोगों के बीच यहाँ पर थोड़ा बहुत शहरों में फैलाते रहे। बीजेपी का कोई बहुत कार्यकर्ता यहाँ पर रहे हों ऐसा नहीं है। आज जब 10 साल की सरकार हो गई है तब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम लोग तो बस नारे लगाने में रह गए, बीजेपी के नारे लगाने के अलावा हमको तो कुछ मिला नहीं। जो भी बाहर से आया उसको पद दे दिया और हम लोगों को कुछ नहीं मिला। कंगना रनौत को तो कितने दिन पहले आई है, उसको सांसद बना दिया। उसके बाद देखिए कंगना रनौत, जो मीनू जी ने जिक्र किया कि कंगना रनौत का जो बयान है, एक तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही बहुत अच्छी स्थिति में हरियाणा में है, उस पे कंगना रनौत का ये बयान है, तो इसके बाद मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता और जो टिकट जिनको टिकट मिलेगा वो गांव में जाएंगे कैसे। आज बीजेपी ने 2 बड़े काम किए सर। एक, बीजेपी ने वो टिकट वापस ली जम्मू कश्मीर वाली, और दूसरा बीजेपी ने एक और प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कहा गया कि हम लोग अपने आप को डिस्टेंस करते हैं कंगना रनौत के बयान से। इस तरह का कभी डिस्टेंस करने की प्रेस रिलीज मेरी जानकारी में तो 10 साल में आई है, चाहे कितने भी खराब बयान दिए हों जी, कितने भी खराब बयान बीजेपी की तरफ से दिए गए हों, लेकिन मुझे लगता है ये असर है जब आप 240 सीट पर आते। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही। ये शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। अरुण जी इसको आगे बढ़ाइएगा। जो बात रवीन भाई कह रहे थे वही जो बात है कि माल कमाएगा गुजराती या ऐश करेगा गुजराती वाला, जो एक बार बार कहीं तंज कसा जाता है और दरी बिछाएगा बेचारा जो वास्तविक कार्यकर्ता है, उसको वही करना है, उसको बार बार टिकट से महरूम होना है। चलिए जुड़ गए हैं शायद। हाँ रवीन जी, आप कंटिन्यू करिए। डिजिटल इंडिया सबसे ज्यादा मैं ही यूज कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों के हिस्से वो नहीं आया। हाँ, वही इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ आपको झेलना पड़ेगा सर। उसके देखिए जम्मू कश्मीर में जो बहुत अच्छे तरीके से सारे पैनलिस्ट ने बताया, जम्मू कश्मीर में जो हालत हुई है, अब वो हालत भी इसीलिए सेंट्रल लीडरशिप है वो कमजोर होती दिख रही है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता अब अपने मन की बात वहां पर कह पा रहे हैं। जो आदमी पिछले 5 साल पहले 2 साल पहले पार्टी में आया है, उसको आप टिकट दे के नवाजते हो, घर से बुला के टिकट दे रहे हो। और जो लोग यहाँ पर और जम्मू कश्मीर में इतना मुश्किल है बीजेपी के लिए काम कर पाना, वहां पर बहुत टफ कंडीशंस हैं, उसके बावजूद कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। उनको इग्नोर करके केवल इस बात के लिए कि जो व्यक्ति को लेके आए हैं उसके पास कहीं पैसा ज्यादा है तो उसको टिकट दे दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यकीनन कार्यकर्ताओं के साथ एक छलावा है, और अब जो है उसी छलावे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी यूपीएस लेके आ गई। अब यूपीएस की स्थिति ठीक वैसी है संजीव जी, जैसी वो 3 बिल लेके आए थे कृषि सुधार के लिए। किसानों के अलावा पूरा देश उसमें खुश है, तो वही यूपीएस की हालत है कि जिनको चाहिए उनके अलावा लोग बड़े खुश हैं बीजेपी वाले। अरे भैया, जिनको चाहिए वो लोग नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि हमको ऐसा बिल नहीं चाहिए। अगर ये ओपीएस से मिलता जुलता है तो ओपीएस ही दे दो, मिलता जुलता क्यों दे रहे हो? ओपीएस देने में क्या दिक्कत है? तो बीजेपी, मुझे लगता है अब वो सही, मैडम ने बताया कि अब वो इनका मुखौटा उतर गया है, और अभी के जो हालात हैं उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं लगातार बैकफुट पर जा रही है। और बीजेपी के जो साथी हैं, अलाइज हैं, वो लगातार देखिए कैसे बार बार हर मुद्दे पर बोल रहे हैं। ये स्थिति 2019 से 24 में तो नहीं थी, तब तो किसी भी संगठन जो एनडीए का सहयोगी दल है उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बीजेपी के खिलाफ बोल पाए। लेकिन अब जब इस बात की सबको जानकारी लग गई है कि बीजेपी की स्थिति वाकई में बहुत कमजोर है, और जहां तक बात आपने किया तारीखें बदलने की, तो तारीखें बदलने के लिए अब बीजेपी ने रिक्वेस्ट डाली है, और उसके लिए हमेशा की तरह एक इमोटिव इशू का उपयोग किया है। इमोटिव इशू उसमें 2 उठा दिए कि बिश्नोई समाज का त्योहार है। बिश्नोई समाज ने तो नहीं कहा कि हमारा त्योहार है तो हम लोगों को कोई दिक्कत है उसमें। उनकी तरफ से तो आज तक हमेशा इलेक्शन का वेलकम हुआ है। ये तो बहुत महान समाज है जिसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, अपना जीवन दान दे दिया। अब उस महान समाज को उनको इस बात की समझ नहीं है। बीजेपी को लगता है कि जब उनको चुनना पड़ेगा वोट डालने में और अपने त्योहार में, तो वो क्या चुनेंगे। तो ये मुझे लगता है न केवल बिश्नोई समाज के साथ उनका मान करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, बल्कि साथ ही हरियाणा के उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं मान कर रही है जो भर भर के यहाँ पर वोट डालते हैं।
अब बीजेपी की दिक्कत है कि उनके पास जो वोट बैंक अभी थोड़ा बहुत बचा है वो केवल शहरों में सीमित है, और शहर के लोग, पूरे देश में संकट है, पूरे देश में ये संकट है, इलेक्शन कमीशन इससे जूझता रहा है कि शहर के लोग थोड़े वोट, अगर इस तरह की छुट्टियां होती हैं तो वो सेलिब्रेशन के लिए बाहर चले जाते हैं। इसमें और जोड़ के बीजेपी पूछना का चाहूंगा, वही कोर वोटर है। 8 दिन का वक्त आज शायद तक बढ़ने कभी की गांव के 8 वोटर दिन की तो याद नहीं आई। नहीं, 8 दिन का जो वक्त बढ़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, कुछ खेल करने का कुछ क्रम होगा इसके पीछे क्या? इसको ऐसे भी जोड़ के देखा जा सकता है, क्या देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो हार को टालने की कोशिश है कि एक हफ्ता और अगर हमारी हार टल जाएगी तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस जो होता है संजीव जी, वो केवल अभी हम जिस दिन घोषणा की जाती है उस दिन उनका प्रोसेस तो शुरू होता नहीं। इलेक्शन जी। कमीशन का प्रोसेस कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले चालू होता है, और पूरा कमीशन श्रीनगर गया, जम्मू गया, और उसके बाद वो चंडीगढ़ भी गया। चंडीगढ़ और इन तीनों जगह पर जाकर उसने तमाम एनफोर्समेंट एजेंसी से बात की, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ बात की, इससे बात की, और उसके अलावा सब पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की, और उसके बाद उनकी कोई समस्याएं थी उन समस्याओं को सुना, और उनकी तकलीफों को दूर करने की सारी बात लंबी चौड़ी मैराथन बैठक में हुई। उन सब के बाद, उनके सबके साथ बात करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपने अपने हर इलाके में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद वापस आने के बाद कंसल्टेशन होके और तब ये शेड्यूल जारी होता है। ये शेड्यूल कोई कमरे में बैठ के 2 लोग नहीं बनाते सर। इतना सारा जब लंबी एक्सरसाइज हुई है तो इलेक्शन कमीशन के सामने बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे उन लोगों ने इस बात का जिक्र तब क्यों नहीं किया कि ये त्योहार पड़ रहे हैं तो इन तारीखों में आप चुनाव की घोषणा मत कीजिए। लेकिन एक सप्ताह बीजेपी को लगा कि अब जो है स्थिति हाथ से निकल रही है, एक बात, और 2 दिन की बीजेपी की मैराथन बैठक हुई है। वो बैठक हुई है बीजेपी के टिकटार्थियों को लेकर कि किन किन सीटों पर किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए। जब उसमें उन लोगों को 90 अपने उम्मीदवार तक नहीं मिले, हर सीट पर जब एक भी जिता हुआ उम्मीदवार उनको नहीं मिला, तब उसमें से लिस्ट तो नहीं निकली, उसमें से चिट्ठी निकली कि भाई उम्मीदवार तो मिल नहीं रहे, कम से कम इलेक्शंस को और थोड़ा सा टालने के लिए ये चिट्ठी भेज दी जाती है, उससे थोड़ी सी इज्जत कुछ दिन के लिए बच जाएगी। तो बीजेपी की स्थिति हरियाणा में ऐसी है, और उसके ऊपर कंगना रनौत जैसी महान सांसद इनके पास हैं, और उसके भी ऊपर जेपी दलाल जैसे महान वित्त मंत्री हैं जो वजीर खजाना हैं, और उनका कहना है कि सरकार चाहे किसी की भी बन जाओ, लेकिन 6 महीने के बाद बीजेपी की सरकार वहां आएगी, और जो हमारे दिल्ली में बैठे लोग हैं वो सरकार को 6 महीने से ज्यादा चलने नहीं देंगे। अब ये केवल हरियाणा के मतदाताओं का अपमान तो है नहीं, ये तो उन नेताओं का भी अपमान है जो आज सुप्रीम सीटों पर बैठे हैं, जो केंद्र में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं? सब मुझे तो लगता नहीं कि वो होते होंगे, लेकिन एक वित्त मंत्री प्रदेश का संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ये बात कह रहा है, और बीजेपी में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात तक नहीं हो रही है, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश बीजेपी के भीतर से की जा रही है। और इसीलिए मुझे लगता है जरूरी है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कम से कम अगर बीजेपी कोई स्टेप ले रही है तो चुनाव आयोग तो कम से कम एक नोटिस भेज दे। ये तो इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट कट गया कनेक्शन। अरुण भाई आप सुन रहे थे जो अभी रमेश जी कह रहे थे, हम लोग इसको बयान को देखा है हम लोगों ने। ये तो बहुत विदित है कि बीजेपी तो सैफरान करने के लिए किसी भी राज्य को किसी भी स्तर तक जाती है और चुनी हुई सरकारों को बहुत बार गिरा है। तो वो वित्त मंत्री, मैं तो थोड़ा सा रविंद्र जी की बात से असहमति जताऊंगा। मैं अब आया हूँ अरुण जी के बाद, अगर आप कंप्लीट कीजिएगा फिर मैं जी कर लीजिए। मैं लास्ट बात अगर बोलूं, मेरा कहना है कि अब इलेक्शन कमीशन, भारत का चुनाव आयोग जो हर छोटी बड़ी चीज पर नोटिस भेजता रहता है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इस प्रदेश में लागू है, तो क्या चुनाव आयोग को इतना बड़ा जो कहता है कि निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, क्या ऐसा बयान देने के बाद आपको लगता नहीं ये वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है? अगर उनको डराया जाएगा, उनके भीतर भय पैदा किया जाएगा, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होगा?
इस पर तुरंत मुझे लगता है कार्रवाई की जानी चाहिए, लोगों के भीतर कॉन्फिडेंस पैदा हो। और वोट फीसदी जो बीजेपी कह रही है कि कम होगा छुट्टियों की वजह से, वो छुट्टियों की वजह से कम नहीं होगा, वो इस तरह के बयानों की वजह से कम होगा जो वोटर्स को डराने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को जरूरत है ऐसे नेताओं की जबान पर लगाम लगाने की और लोगों के भीतर, जनता के भीतर ये कॉन्फिडेंस देने की कि हमारे नेता अगर कुछ कहेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, इलेक्शन कमीशन उनको नोटिस भेजेगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम लोग इस प्रदेश में करा के देंगे। आप घरों से निकलिए और मतदान में हिस्सा लीजिए। हुकूमत किसी की भी बने, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वो तो करने की बीजेपी कर नहीं रही है और उससे उलट चुनाव में कह रही है कि हरियाणा के तो मतदाता ही छुट्टी पे जाना चाहते हैं। भाई हरियाणा के मतदाता अगर सारे छुट्टी पे चले जाएंगे तो ये मीनू जी बैठी हैं देहरादून में, और जब हिमाचल प्रदेश में वहां के तो सारे हम लोग गेस्ट हाउसेज और होटल बुक कर लेंगे, वो लोग फिर कहां जाएंगे? वहां पर तो पहले से ही बारिश का संकट आया हुआ है। तो मुझे लगता है उन स्टेट्स की गवर्नमेंट को भी चेता देना चाहिए। बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास। अरुण सर, मैं जो बात कर रहा था, मैं दोनों चीजों से इत्तेफाक नहीं रखूंगा मैं अरविंद भाई की, कि ये तो सैफरान वाली जो मैंने बात की किसी भी स्तर तक जा रहे हैं एक चीज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बहुत इससे बड़ी बड़ी बातें हुई है, तो छोटी बात है शायद वित्त मंत्री के द्वारा। तो पहली टिप्पणी इस पे, बाकी फिर मैं वही जम्मू कश्मीर पर लौट के आपसे सवाल करूंगा। पहले इस पे आपकी प्रतिक्रिया है दोनों चीजों। संजीव जी, पहले मैं ये कहूंगा कि जो बात कही नेताओं ने कि सरकार तो हमारी बनेगी, दरअसल याद करो रविंद्र तो तब छोटे होंगे जब भजन लाल ने शुरू किया था आया राम गया राम की, हरियाणा से ही शुरू हुई थी, वो पूरी सरकार लेके कांग्रेस में आ गए थे। तो ये जो है वहां का, और अभी भाई ये थैली शाह है, ये पैसे लेके जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पहली बात कहूं, जो मुझे लगता है कंगना रनौत का जो बयान आया और फिर वो वापस हुआ, बीजेपी उससे अलग हुई, मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्ट उन्हें दी गई। कंगना रनौत अपनी मर्जी से, उनका वो अभिनेत्री, डायरेक्टर के इशारे पे चलना उनका काम है। ये इसलिए किया गया कि हरियाणा में जाट वर्सेस अदर्स करने की एक कोशिश, आखिरी कोशिश नरेंद्र मोदी ने की। इससे पहले पिछली बार जब दंगा हुआ था, याद होगा, रविंद्र को ज्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन इन्होंने ये कोशिश की ये कहलवा के कि किसान बलात्कार किया, किसानों के आंदोलन में, किसान आंदोलन को बेसिकली जाट आंदोलन बता दिया गया था। वेस्टर्न यूपी से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, तो हरियाणा में जाट समुदाय जो है वो रूल करता रहा है 30-40 साल से। हम देख रहे हैं बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, ये तो अलग अलग, देवीलाल और भजनलाल अलग कम्युनिटी के थे, बंसीलाल जी जो हैं, उसके बाद हुड्डा जी आ गए, ये सब जाट थे। तो पहली बार बीजेपी ने नॉन जाट लाके और जाटों के साथ जो संघर्ष कराया, सामाजिक संघर्ष, वो उसका खामियाजा पूरे हरियाणा ने भुगता। ये एक बार कोशिश यही थी, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो माली समाज से आते हैं, तो एक बार जाटों के सामने सारी जातियां इकट्ठी हो जाएं, ये कोशिश करने के चक्कर में मैडम को बुलवाया गया। अब ये अलग बात है कि वो इतना भारी पड़ गया कि कंगना रनौत तो कहीं सिक्योरिटी में बैठी रहेंगी, लेकिन अनिल विज जब निकलेंगे तो उनकी दाढ़ी नोच ली जाएगी। तो भाई आजकल रामविलास शर्मा कहाँ है, आपको पता होगा रविंद्र जी, बीजेपी के बड़े पुराने कर्ता धर्ता हुआ करते थे। जब हम लोग हरियाणा के प्रभारी थे तब हमने देखा था थोड़े समय के लिए कि ये 2 ही 3 नाम होते थे बीजेपी के पास। अब आज की जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए, पहला जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि संघ ने पहली बार प्रभारी बना के किसको भेजा, राम माधव को। राम माधव के साथ घोषित तौर पर उस तरह की हरकत नहीं हो पाई थी जैसे संजय जोशी के साथ हुई। 2 लोग बहुत बहुत तेज, बहुत सुलझे हुए, बहुत गहराई तक पार्टी और समाज के बीच काम करने वाले लोग थे, संजय जोशी और राम माधव। तो राम माधव नॉर्थ ईस्ट से अचानक गायब हुए थे, और जब वो नॉर्थ ईस्ट में डुबकी लगाई उन्होंने तो कहां निकले, आके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में निकलने के साथ ही ये समझ लीजिए कि जितनी पूरी टीम नरेंद्र मोदी के साथ है, अकेले राम माधव उतने उसमें सक्षम हैं, उतना उनके पास पार्टी की और संघ की सबकी पकड़ है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो तत्काल पहली बार इतिहास बनाया, चूंकि इतिहास बनाने की मोदी जी की आदत है, ऐसा काम करते ही नहीं जिसमें इतिहास ना बने, लिस्ट वापस ले ली, ये इतिहास बनाया उन्होंने। तो ये घर के भीतर की लड़ाई है। अब वो जो जिसको हमारे एक संघ के मित्र हैं वो कहते हैं गैंग ऑफ अनमैरिड मैन,
संघ का मतलब उन्होंने ये दिया है, गैंग ऑफ अनमैरिड मैन। तो ये जो गैंग है, अब उस गैंग को ये समझ में आ गया है कि जिस आदमी ने खुद को फोर्सली जो है अनमैरिड बता दिया है, वो आदमी कितना खतरनाक है और वो क्या कर रहा है। तो ये शुरुआत जो है, ये लड़ाई अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में आए थे दत्तात्रेय होसबोले जी, वो मीडिया वालों से मिले थे। उन्होंने बहुत सारे मैसेज लोगों को दिए थे और मैसेज ये कन्वे किया था कि हम अपना अलग रास्ता पकड़ेंगे। इन्होंने पहले चुनाव के दौरान कहलवा दिया था नड्डा जी से। अब एक्सपोज हो चुके हैं, जो मयूर भाई कह रहे थे 3 रास्ते, इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। चारों तरफ से ना किसी की सुनी, ना किसी से कही, जो कहना है खड़े होके गाली दे ली और अमित शाह जी ने उसका फैसला कर दिया। दोनों राज्यों की मिट्टी में बहुत फर्क है। जम्मू कश्मीर को लेकर के लोग कहते हैं कि कश्मीर का कोई भी दल हो, दे आर ऑलवेज विद पावर, उन्हें सत्ता का साथ चाहिए। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, केंद्र में सरकार चाहे बीपी सिंह की हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की हो, जम्मू कश्मीर की पार्टियां सत्ता में रही हैं उनके साथ। हरियाणा में आदमी जो है फंसा, पिछली बार उसने हरा दिया था बीजेपी को, क्योंकि जाटों को या पूरा हरियाणा एक ही कल्चर है, उनमें लाग लपेट नहीं है। इन्होंने मनोहर लाल खट्टर को लाए थे, वो रिफ्यूजी हैं, उनका हरियाणा से बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन तब मोदी की तूती बोल रही थी, कोई नहीं बोल रहा था। जिन राजनाथ से सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो बैठ गए चुप होके, गडकरी जी किनारे फेंक दिए गए, उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ला के रख दिए गए। उस हरियाणा ने पिछले चुनाव में जो 19 में हुआ था विधानसभा चुनाव, हराया था इनको, 40 पे आए थे। वो तो ओम प्रकाश चौटाला जेल में नहीं होते और उनके बेटे का बेटा जो है, वो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जन नायक जनता पार्टी जो बनाई थी, उसके साथ सेट करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली। अब क्या करेंगे? अब आज की तारीख में जो है, इन्हीं सरकार रहते हुए हरियाणा में बीजेपी के मंत्रियों के बंगले जलाए गए थे। एक अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु हैं, वो मंत्री थे, उनके तो सब कुछ हो चुका था, पर साम दाम दंड भेद और दिल्ली की ताकत, उसके जरिए इन्होंने दोबारा सरकार बना ली थी। अब जैसा कि रविंद्र ने बताया, 5 लोकसभा और राज्यसभा मिला के 8 जो है बाहरी हैं जी। तो हरियाणा का आदमी इस बार जो है, वो एक औजार होता है, हम लोगों ने उसका भूसा पलटने के लिए करते हैं गांव में, उसको जैली बोलते हैं वो। और जैली में आज 5 फाल वो लगे रहते हैं, लोहे के टुकड़े। एक बहुत पहले महम कांड हुआ था जिसमें आनंद सिंह दांगी के घर पे अटैक हुआ था, चौटाला की सरकार थी। तो उस मेरे सामने एक किसान के लड़के ने एक सिपाही को उस पे ऐसे उठा लिया था जेली पे, बेचारा वो मौके पे ही मर गया था। तो अब किसान जेली, हरियाणा का आदमी जेली लेके बैठा हुआ है। मैं आज एक मित्र से बात कर रहा था, बोले भाई कीकर भिड़ गई आड़ दे। तो अब इनको ये समझ में आएगा कि गुजरात और हरियाणा में कितना अंतर है, पहली चीज ये है। और जम्मू कश्मीर में ये समझिए आप कि वहां का कोई राजनीतिक दल हो, उसमें बीजेपी भी शामिल है। अगर बीजेपी ऐसी नहीं होती तो आज आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के समझौते पर कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं, और खुद महबूबा मुफ्ती के साथ बैठ गए थे जाके, उसको क्या कहेंगे आप? तो ये विशुद्ध रूप से नरेंद्र मोदी की पूरी कलई उतर गई है पार्टी के भीतर, मतलब घर के भीतर और घर के बाहर, दोनों तरफ ये एक्सपोज हो गए। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों जो चला वो आपने देखा है। और मीनू जी बैठी है उत्तराखंड में, मैं तो अब बहुत साल से टच में नहीं हूं, लेकिन जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था उस समय, भाई जो हार गया, चूंकि वो आपके पांव छूता है, वो हार गया चुनाव, उसको फिर मुख्यमंत्री बना दो। तीरथ सिंह रावत और दूसरे रावत, भाई पार्टी में आप उन नेताओं को उभरने नहीं दे रहे हो जो वहां के जनाधार वाले हैं। रमेश पोखरियाल को किसने दिल्ली ने बनाया था और उत्तराखंड में कैसी लूट हुई जानती हैं आप। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी रीढ़ वाला नेता, जड़ वाला नेता इन्हें पसंद नहीं है। एक योगी जी गलती से अटक गए, अन्यथा जो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में इन्होंने पहले किया था कि जो आदमी वहां से नहीं था, जो पिछले मुख्यमंत्री इनके थे, जी जी, तो ये प्रयोग करते करते मोदी जी वहां आ गए कि आज उनके साथ प्रयोग हो गया कि पूरी दुनिया में वो जाने जाएंगे। मयूर भाई कह रहे थे जेलेंस्की तो भाई हम लोग हिंदी में कहते हैं मस्खरा, वो तो मस्खरा है। लेकिन जब चुनाव, आप याद करिए 2 साल पहले जब युद्ध शुरू हुआ था, तब लोगों ने कहा था 2 मिनट में निपट जाएगा, मस्खरे को नेता चुन लिया।
आज उस मस्खरे ने किसकी नाक में रस्सा डाला है? पुतिन की। जी और पुतिन इतना बड़ा देश रूस, उसके यहाँ लड़ने कौन जा रहा है? भारत के सिपाही भाड़े के सैनिक पहुंच रहे हैं। और वो जी भारत जिसका आसपास बड़ा अच्छा था, एक पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माले, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, और उधर चले जाइए तो चीन तो बैठा ही है, वो तो रोज घुस रहा है, नेपाल, तिब्बत, चीन हो चुका है। कोई एक देश आपके साथ, जो छोटे छोटे देश है, जी सब आपको आंख दिखा रहे हैं। ये मोदी जी का एजेंडा है, ये मोदी जी का परचम है, मोदी का करिश्मा है कि आपको माले जैसे देश ने भी आंख दिखा दी। और बांग्लादेश के लोगों ने अपनी प्रधानमंत्री के भारत आने के गुस्से में वहां रह रहे हिंदुओं को मारा, बोले वो गई तुम क्यों नहीं गए? इसका कोई जवाब नहीं है। अब ये जो चीजें हैं, जब आप खेलते रहते हो तो फिर आप उसी दांव में फंसते हो। अब नरेंद्र मोदी अपने ही दांव में फंसे हैं। अब इनकी वही होने वाली है। कहा जाता है ना कि सपेरा जो है सांप के काटने से मरता है और तैराक डूबने से मरता है। अब मोदी जी के पास यही दो विकल्प हैं। उनकी इतनी बेइज्जती अब होगी कि वो खुद ही झोला उठाएंगे, मौका नहीं देंगे किसी को हटाने का। इतना उन्हें समझ में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, मैं अंतिम टिप्पणी आपकी चाहूंगा। जो इसके पहले मयूर भाई ने बहुत सारी बातें की थी कि विकल्प बचे और अब कुछ बचा नहीं है आपके पास, अब जाना ही, और यही बात लगभग अरुण जी कह रहे हैं। और जो फैसले हो रहे हैं, जैसे हमने जो जम्मू कश्मीर में देखा, पार्टी को मटिया मेट करने वाली स्थिति में रायता पूरा वहां फैल गया है, स्थिति ऐसी हो गई। तो क्या उसके पीछे वो भी है कि हम नहीं तो कोई नहीं, ऐसा कुछ भी देखा जा सकता है, माना जा सकता है? आपकी टिप्पणी अंतिम, मीनू जी। अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो चल रहा था इनका, जो इन्होंने 5 साल तक वहां पे पहले तो 370 हटाया और उसके बाद से जिस तरीके से वहां 2 साल उनको इंटरनेट से महरूम रखा और नेताओं को नजरबंद कर दिया। पता मान मर्दन जिसको कहते हैं, क्यों? इनफैक्ट वो अपने बैक होम हिंदी बेल्ट को ये बताना चाह रहे थे कि हमने एक मुस्लिम स्टेट का, जिसके की मुस्लिम आबादी जहाँ पे मेजॉरिटी में है, उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया। ये इन्होंने किया, लेकिन उसका रिजल्ट अल्टीमेट क्या निकला? आपके डिजायर्ड रिजल्ट निकले ही नहीं। वहां पे आतंकवादी घटनाएं उसी तरह हो रही है, पब्लिक उसी तरह से नाराजगी है वहां पे। जो आप चाहते थे, आपने तो ये बता रहे थे कि ये तो जी मीनू जी, गुजरातियों को प्लॉट भी आज तक नहीं मिले हैं कश्मीर में। हाँ, और बदतमीजी उनके लड़कियों के साथ वहां की, आपको ध्यान होगा किस तरह के मीम, मतलब कान में शीशा और आंख, और लगे कि भाई फूट जाए हमारी आंख जो ये देख रहे हैं हम। क्या क्या चीजें ये लोग वहां की लड़कियों के लिए, किस किस तरीके की भाषा, अभद्र मीम्स और क्या क्या बनाए। लड़कियां उनकी वहां से ले आओ, बहू ले आओ, और लड़कियां ये वाली लूंगा, मैं ये वाली लूंगा, और इतनी गंदगी इन्होंने मचाई है। तो वो कोई भूले नहीं है, वहां के कश्मीर के लोग वहां भूले नहीं है। लेकिन इनका क्या है कि इनको ये लग रहा था कि हमने तो ये 5 साल कर लिया है इनके ऊपर अपना डंके की चोट पे, और अब हम जो रिजल्ट है, जो हम डिजायर्ड रिजल्ट है, वो आएंगे। वाइब्रेंट कश्मीर की बात इन्होंने कही थी कि इन्वेस्टमेंट की तो लाइन लग जाएगी यहाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया वहां पे? उसी तरीके की। आज राहुल गांधी के साथ उनकी महिलाएं बात कर रही थी, दिखाया, उनका एक वीडियो जारी किया उन्होंने। वही बेरोजगारी का रोना वहां सबसे ज्यादा। और ऑब्वियसली वो तो ऐसे स्टेट्स है, हिल स्टेट वैसे ही होता है, हिल स्टेट में वैसी रोजगार की समस्या रहती है। ऊपर से वहां सब चीजें बंद, वहां कोई उद्योग नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, तो कहाँ जाए वहां का एक। ऊपर से आपने डिलिमिटेशन कर दिया। देखिए, डिलिमिटेशन पूरे देश में 2026 में ड्यू था। इन्होंने कश्मीर का डिलिमिटेशन सीटों का वो 2022 में ही कर दिया। भाई कौन से कानून के तहत करा आपने कश्मीर की सीटों का डिलिमिटेशन? और डिलिमिटेशन तब होता जब जनगणना हो जाती। जनगणना करी नहीं आपने, उसके बाद आपने 2026 में होना था जो डिलिमिटेशन, आपने अपनी सुविधा अनुसार कि हमारी सरकार बन जाएगी, इस तरीके से किया कि आपने 2022 में ही कर दिया। काफी वहां पे रोष है इस बात को लेकर, तब भी बहुत आवाजें उठी थी और अब भी उठेंगी वहां पे आवाजें, और उठ रही हैं। तो लेकिन आपने जो डिजायर्ड रिजल्ट थे, जो कि आप बता भी रहे हैं सब लोग कि जब से आप आए वहां लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, अब तो और ही ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है। और जो आपने असंतोष जो उनकी यूनिट में देख ही लिया जम्मू की, वहां जम्मू से ही तो के ऊपर ही तो सारा दारोमदार था इनका। घाटी में तो था ही नहीं, जम्मू में था कि यहीं से हमारी बनेंगी सरकारें और कुछ वहां से ले लेंगे कश्मीर से।
इंडिपेंडेंट 2-4 और हमारी सरकार हम बनाएंगे। लेकिन वो सारा सपना चूरम चूर हो गया है। दूसरी बात, मैं हरियाणा के बारे में जो छुट्टियों का डंका पीट रहे हैं लोग कि छुट्टी की वजह से एक्सटेंड कर दीजिए, मेरा ये सवाल है सरकार से, जो आम चुनाव हुए, लोकसभा के जो चुनाव हुए, वो तो पूरे छुट्टी के ही सीजन में हुए। ये तो ऐसा सीजन होता है कि इस देश में हर घर से, हर पूरे घर के घर, पूरी की पूरी फैमिली बाहर जा रही होती है। तब कैसे वहां अब देश में पोलिंग हुई, कैसे लोगों ने चुनाव में वोट डाला? आपको तब भी ध्यान रखना चाहिए था कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, भाई सारे परिवार के परिवार बाहर गए हुए होंगे। हाँ, अब वोट कौन डालेगा? तो ये फालतू के बहाने, जिसको कहते हैं ना कि हार सामने दिखाई दे रही है तो तरह तरह के बहाने बना रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना, आज पेट में दर्द हो रहा है मेरे, तो ये बच्चों वाले बहाने हैं ये। तो ये बिल्कुल बच्चों वाला ये बहाना है। और प्रॉब्लम क्या है कि आपने इसी प्रॉब्लम, इसी एंटी इनकम्बेंसी जो खट्टर के खिलाफ थी, उससे बचने के लिए आपने मुख्यमंत्री बदला, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बदलने का एक्सपेरिमेंट इनका और जगह सफल हो गया, तो इन्होंने सोचा हरियाणा में भी हो जाएगा। देखिए, हर राज्य की तासीर अलग अलग है, हर राज्य की तासीर अलग है, तो वहां इनका वो भी नहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री बदल के भाई चलिए बल्ले बल्ले हो गई आपकी। बता, अब देखने वाली बात ये होगी कि बड़ा रोचक होगा, इलेक्शन होंगे भी या नहीं। पता चला कि अभी तो 1 हफ्ते हुआ है, अगला फिर और बहाना, पेट में दर्द की जगह सिर में दर्द शुरू हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। इनकी जो फितरत है उससे आप बिक गए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हिंदुस्तान के लोगों को तो बहुत कम भरोसा है, बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक हमारे दर्शक अश्विनी जी थे, वो कह रहे थे भाजपा से अलग होकर संघ की कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अश्विनी जी, संघ की कोई कीमत नहीं। संघ भाजपा नहीं, वो जो चेहरे हैं उनको बदलने का प्रयास कर रही है। ऐसे संकेत हम लोगों को मिल रहा है कि मोदी और शाह को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये था, और ये थी हमारी खास चर्चा, जिसमें आपने सुना हमारे पैनलिस्ट को। बहुत शानदार और अच्छी चर्चा के लिए हम मीनू जी आपका, अरुण जी आपका, और हमसे पहले जुड़े हुए रवीन जी थे, साथ में हमारे मयूर भाई थे, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये आपने सुना हमारी चर्चा को। हमारा अनुरोध वही कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।